देखो ये कह रहा कि जेड एन इज ए फील्ड, जेड एन फील्ड है इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। अगर एन प्राइम होगा तो जेड एन तभी फील्ड होगा। दूसरा रिजल्ट कह रहा एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर ये तुम्हारी बुक में थोरम है तो इसको प्रूफ कर दो। कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है पर गारंटी नहीं कि इंटीग्रल डोमेन में फील्ड हो। जैसे जेड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट फील्ड। जेड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं होता जेड। क्यों, तीन का इनवर्स कहाँ से लाओगे। और एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, मतलब जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगा, जैसे जेड 5 जेड 7, ये सब क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। और फाइनाइट है जेड 13, तो ये सब फील्ड भी है। अब ये ऐसे नहीं, जेड आई इज जेड आई नॉट ए फील्ड। ठीक, वो कह रहा कि जेड आई फील्ड नहीं है, हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई गारंटी नहीं कि ये इंटीजर होंगे। सही बात है। चलो, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। ए लीस्ट, LIST N, LEAST, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n is called characteristic of a ring or if na equals to 0। मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जितने टाइम्स रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ने पे 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक कहते हैं रिंग की। जैसे ये रिंग है जेड 6, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी, 6। जेड 5 की करेक्टरिस्टिक कितनी, 5। अगर हमें ऐसा नंबर ना मिले, मान लिया जेड है, वह जेड का कोई भी एलिमेंट ले लो तुम, 3 को जोड़ते चले जाओ, कभी 0 नहीं आने का जेड में। तो जब ऐसा हो जाए, जब कभी भी 0 ना मिले, तो उस रिंग की करेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं हम, उस रिंग की करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं 0। ठीक है, रिंग की करेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, हेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड इज 0। ठीक है, चलो। करेक्टरिस्टिक आ गई समझ में, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो भाई पूछते रहना। देखो हम ये टेबल देखते हैं, अब तक हमने जितनी रिंग पढ़ी, यहाँ क्या है, रिंग, यहाँ उसके एलिमेंट कैसे है, उसकी यूनिटी क्या है, क्या वो कॉम्यूटेटिव है, क्या वो फील्ड है, क्या वो इंटीग्रल डोमेन है, उसकी करेक्टरिस्टिक कितनी, उसमें यूनिट कौन कौन है। यूनिट का मतलब वे एलिमेंट, यूनिट का क्या मीनिंग है भाई, वे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव। सबसे पहले रिंग ले ली हमने जेड, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 2 3 4 के टाइप के। यूनिटी कौन है इसकी, 1। क्या ये कॉम्यूटेटिव है, हाँ, 3 गुना 5 कर लो, 5 गुना 3। क्या ये फील्ड है, नहीं, 3 का 5 का 2 का किसी का भी इनवर्स नहीं, इसमें तो 1 - 1 को छोड़ के। इंटीग्रल डोमेन है, हाँ, दो नॉन जीरो की गुणा नॉन जीरो, ये इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग है, दो नॉन जीरो की गुणा नॉन जीरो रहेगी। करेक्टरिस्टिक 0। यूनिट कौन है, बस 1 और -1 का इनवर्स मिलता है इसमें। अगली रिंग ले ली हमने जेड एन, जेड एन के एलिमेंट भी 1 2 3 4 ऐसे ही तो है। यूनिटी 1, कॉम्यूटेटिव हाँ, ठीक, फील्ड ना, इंटीग्रल डोमेन ना। करेक्टरिस्टिक एन होती है जेड एन की। यूनिट कौन होती है इसमें, UN कह लो या फाई n कह लो। यानी जैसे जेड 8 में क्या थी, 1 3 5 7। चलो UN जिसने ग्रुप पढ़ रखा वो समझ गया होगा। जेड पी जब एन को प्राइम रखेंगे, बाकी सब बात है, ये इंटीग्रल डोमेन भी होता है, फील्ड भी। करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, पी। और इसमें कितनी यूनिट होती है, P - 1। एन से छोटे सब यूनिट होते हैं। NZ मतलब जैसे 2Z 3Z। देखो एन, जैसे हम जेड है, ये सोच लो, जेड क्या है हमारा, ये है 0 1 2 3 -1 - 2। ठीक, 2Z बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 2Z बनेगा 0 2 4 6 -2 - 4 ऐसे। देखो इसके एलिमेंट भी ऐसे ही है, एन के टाइप के। यूनिटी है इसमें, 1 तो बचा नहीं अब। कॉम्यूटेटिव हाँ, फील्ड ना। इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होती। ठीक है, जबकि नेट में से एक बार इंटीग्रल डोमेन माना गया हमने तो, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं बची इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। पर दो नॉन जीरो की गुणा क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए इसे कह दो कि इंटीग्रल डोमेन है, बेशक यूनिटी ना हो। ठीक, करेक्टरिस्टिक 0। यूनिट क्या है इसकी, है ही नहीं इसमें किसी का भी इनवर्स।
M2Z ले लिया, सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, इसकी आइडेंटिटी ऐसी होगी, सब कुछ तो मतलब देखो हर रिंग के बारे में बता दे, तुम इस टेबल का बहुत अच्छे से स्टडी करो। अब तुम क्या देख पा रहे, ये बताओ इसमें इंटीग्रल डोमेन और फील्ड कौन है? एक तो जेड पी है, और तो कोई है नहीं, ये रहा। एक क्या है, जेड आई है, इंटीग्रल डोमेन ही देख लो, ये भी है, ये भी है। तो देख लो जो भी इंटीग्रल डोमेन है, जो भी इंटीग्रल डोमेन है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, या तो पी है या जीरो है। तो एक रिजल्ट बनता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड और इंटीग्रल डोमेन इज आइदर प्राइम और जीरो। मतलब फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, या तो प्राइम होगी या जीरो होगी। मतलब किसी भी फील्ड की करेक्टरिस्टिक क्या चार नहीं हो सकती, छह नहीं हो सकती, आठ नहीं हो सकती, वो या तो प्राइम नंबर होगी या जीरो होगी। अगर तुम्हें बुक में थोड़ा मिलती है पढ़, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, जब करेक्टरिस्टिक पता चलेगी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, तुमसे एक रिंग ले ली हमने, Z2 क्रॉस Z2, ये है क्या, Z2 क्रॉस Z2, इसमें चार एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि Z2 में कितने होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, जीरो और वन। तो Z2 क्रॉस Z2 लेंगे हम, क्या आएगा, चार एलिमेंट आएंगे, जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन वन। देखो, हम जीरो वन को जीरो वन में जोड़े तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो टू, टू को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। ये क्या आ गया, वन जीरो, वन जीरो, ये भी दो बार जुड़ते ही जीरो दे रहा, ये भी। मतलब इस रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या है, इस रिंग की करेक्टरिस्टिक है दो, है नहीं। देखो कैसे मैं बताता हूँ ये कैसे जुड़ गया है। मान लिया हम क्या जोड़ेंगे, वन वन को जोड़ेंगे वन वन में, तो ये कितना आ जाएगा, टू टू। ऑपरेशन क्या है, मॉडुलो टू, टू को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर लिखा जाता है नहीं, जीरो। तो देखो करेक्टरिस्टिक Z2 क्रॉस Z2 की कितनी है, टू है। पर ये इस रिंग की करेक्टरिस्टिक तो प्राइम होगी, पर ये फील्ड तो नहीं हुआ। ठीक है, क्यों, हमने तो पहले दिन ही पढ़ा था कि आर क्रॉस आर, अगर आर कोई रिंग है तो आर क्रॉस आर ना फील्ड होता ना इंटीग्रल डोमेन होता। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि फील्ड की और इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक या तो प्राइम होती है या जीरो। तुम उल्टा नहीं कह सकते कि अगर किसी की करेक्टरिस्टिक प्राइम है तो वो फील्ड या इंटीग्रल डोमेन होगा। जैसे हमने ले लिया Z3 क्रॉस Z3, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तीन है, पर ये फील्ड नहीं है। Z3 क्रॉस Z3 बना लोगे तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नो एलिमेंट होंगे, क्योंकि Z3 में कितने होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। चलो, अब हम बना लेते हैं द रिंग Z3 I। देखो रिंग Z3I कैसे बनेगी, जैसे तुम क्या बनाते थे, ZI रिंग कैसे बनाते थे तुम ZI रिंग बनाते थे A+IB टाइप, जहाँ ए बी किसके एलिमेंट होते थे, जेड के एलिमेंट होते थे ए बी। जब तुम Z3 कहोगे तो यहाँ ये भी Z3 के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो Z3I कैसा हो जाएगा, इसके एलिमेंट होंगे A+IB टाइप। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ये बना के बताता हूँ कि Z3I तुम बनाओगे कैसे। देखो Z3I मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम बनाओगे कैसे Z3I को। देखो Z3I है क्या, Z3I है, इसमें है इस टाइप के एलिमेंट A+IB, जहाँ ए बी किसके एलिमेंट है, ए बी है Z3 के एलिमेंट। तो ए के लिए कितनी चॉइस, Z3 के कोई भी एलिमेंट रखो ए की जगह, ए के लिए कितनी चॉइस, तीन। बी की जगह भी Z3 का कोई एलिमेंट रखो तो तीन चॉइस, बी के लिए तो नाइन एलिमेंट होंगे इसमें। कौन होंगे, जीरो मतलब जीरो+0I, जीरो+1I, जीरो+2I, है नहीं। अब 1+0I, 1+I, 1+2I, है नहीं, ये नाइन एलिमेंट होंगे Z3I में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि क्या ये फील्ड है, हम देखते हैं कि क्या ये फील्ड है। देखो इसका कोई एक एलिमेंट हम पकड़ के देख लेते हैं, क्या Z3I फील्ड है। हमने ले लिया 1+2I, 1+2I का इनवर्स कितना हो जाएगा,
चलो 2 + i ले लिया, ये लिखा गया। तो 2 + i का इनवर्स कैसे हो जाएगा? हम 2 + i का इनवर्स निकाल के देखते हैं, इसी के अंदर है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। 2 - i, 2 - i, ये नीचे कितना हो जाएगा? 5। 5 का मीनिंग क्या हो जाएगा Z3 के रेस्पेक्ट में? 2। तो कितना है ऊपर? 2 - i/2 आ गया, क्योंकि नीचे 5 बना। 5 का मतलब Z3 में कितना होता है? 2। हम डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे नहीं। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया 1 - i/2। देखो 1/2 तो Z3 का एलिमेंट नहीं है। ओ सॉरी, -1 को कितना लिख सकते हैं? देखो Z3 में हम -1 को लिख सकते हैं 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे? -1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस -1 को हम 2 लिख सकते हैं, 1 + i। 1 + i इसी का एलिमेंट है। मतलब हम क्या पा रहे हैं कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स है। देखो ये तुम्हें निकालना नहीं है, मैं बताता हूँ। वो कह रहा कि Z3 फील्ड है, मतलब वहां ना हर एलिमेंट का इनवर्स है। अब वो कह रहा कि ZPI इज ए फील्ड। अब देखो तुमने Z3i तो बता दिया, अगर वो तुमसे एग्जाम में Z5i पूछ ले, ठीक है, Z7i पूछ ले, तो तुम कैसे बताओगे? वो कह रहा कि ZPI तभी फील्ड होगा जब P कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, जब P को 4 से भाग देने पे 3 रिमाइंडर बचेगा, तभी फील्ड होगा। देखो Z3i, यहाँ प्राइम कौन है? 3। 4 से 3 को भाग दे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 7 को भाग दे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 4 से 5 को भाग दे, कितना? 1। तो ये फील्ड नहीं हो सकता Z5i। तो देखो ये नेट में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल डोमेन, या फील्ड ही मान लो, क्योंकि जो फील्ड हो जाएगा वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इनमें से कौन कौन इंटीग्रल डोमेन है? देखो Z19i, 4 से भाग दियो 19 को, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो ये तो फील्ड है। 17 को भाग दियो, 1 बचा, ये फील्ड नहीं है। 11 को भाग दियो, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बचा, तो ये भी फील्ड है, और ये तो है ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन चेक करना आ गया ZPI वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? आइडेम्पो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन ए रिंग। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट तब बोलते हैं जब वो उसका स्क्वायर करे पर वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, देखो रिंग में तो जीरो भी होती है, जीरो का स्क्वायर जीरो, 1 का स्क्वायर क्या? 1। तो जीरो और 1 तो ऑलवेज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है किसी भी रिंग में, इनसे अलग भी हो सकते हैं आइडेम्पोटेंट। अब बात करते हैं हम निलपोटेंट एलिमेंट की। देखो निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हम निलपोटेंट तब बोलते हैं जब उसकी कुछ पावर करे पे जीरो आ जाए। ठीक है, तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो भाई, चलो Z8 ले लो। Z8 में कौन कौन है? Z8 में है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो 8, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8। देखियो 2 की घात 3 करना, 0 आ गया ये तो। 8। 8 को 8 से भाग दिया, रिमाइंडर 0। 4 की घात 2 करना, फिर 0 आ गया। 6 की घात 3 करके देखना, 6 की घात 3 कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, ये तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 0 आ गया। तो कौन कौन है इसमें निलपोटेंट एलिमेंट? इसमें निलपोटेंट एलिमेंट कौन कौन है? देखो 2 है, 4 है, 6 है, और एक 0 को भी गिन लो, क्योंकि इसकी तो पावर 1 करते ही 0 है। तो कितने निलपोटेंट एलिमेंट मिल रहे हैं हमें इसमें? 0, 2, 4, 6, 4 मिल रहे। देखो वो कहता है कि ZP⁴n, हम इसे क्या लिख सकते हैं? Z8 को लिख सकते हैं हम Z2⁴3। तो इसमें कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे? इसमें निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, ये P⁴n है, तो P⁴n-1 एलिमेंट निलपोटेंट हो गए इसमें। मतलब कितना? 2⁻3 - 1, 4। 4 ही आए हमारे। आगे निलपोटेंट एलिमेंट निकालना। चलो अब वो क्या कहता है
अगला रिजल्ट कहता है कि जेड एन हैज नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट। देखो जेड एट में तो हमें निलपोटेंट एलिमेंट मिल गए। अब वो किसी और रिंग में पूछ ले कि भाई जेड सिक्स में निलपोटेंट एलिमेंट है या नहीं है। देखो जेड सिक्स ले ली, जीरो एक दो तीन चार पांच। ऑपरेशन कौन है? एडिशन मॉडुलो सिक्स, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स। चलो चेक करते हैं दो निलपोटेंट है क्या। दो की घात दो करी, चार जीरो नहीं आया। तीन करी, आठ जीरो नहीं आया। चार घात करी, तब भी छह से डिवाइड करके जीरो नहीं आया। कभी छह से डिवाइड करके जीरो नहीं आएगा। तीन देखे, तीन, नौ, छह से डिवाइड करा जीरो तो नहीं आया। 27, कभी तक करते रहो, छह से डिवाइड करके जीरो नहीं आएगा, तो इसमें कोई निलपोटेंट है ही नहीं। नॉन जीरो एलिमेंट, केवल जीरो ही निलपोटेंट है। तो हम ऐसा कैसे पता करेंगे कि किस रिंग में निलपोटेंट एलिमेंट है, किस में नहीं है? तुम क्या करो, अगर तुम्हें जेड एन में चेक करना तो ये चेक कर लो क्या कोई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करता है एन को। अगर डिवाइड करता है तो उसमें पक्का निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देखो जैसे ये बहुत सारे रिंग लिख रही, 16 को क्या, 16 को तो दो का स्क्वायर डिवाइड करता है, प्राइम का स्क्वायर, तो इसमें निलपोटेंट एलिमेंट है। 30 को कैसे लिख सकते हैं हम? 30 को लिख सकते हैं दो गुना तीन गुना पांच। ये तो किसी प्राइम के स्क्वायर से नहीं कटता, प्राइम से तो कटा स्क्वायर से, तो इसमें निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। 35 में मिल जाएगा ना? पांच गुना सात मिलता ही नहीं, क्योंकि प्राइम का स्क्वायर तो नहीं है, इसका फैक्टर। 18 में मिल जाएगा, दो गुना तीन की घात दो, हाँ 18 में मिल जाएगा निलपोटेंट एलिमेंट। 42 में, सात छंग 42, दो गुना तीन गुना सात, इसमें भी नहीं मिलेगा। जेड 28, हाँ इसमें मिल जाएगा, चार गुना सात, चार हो गया दो का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो निलपोटेंट एलिमेंट पता करना आ गया किस रिंग में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने, कैसे, कितने, कौन कौन होते हैं। जैसे हमें जेड सिक्स ले ली, इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट गिनेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यही तो है जेड सिक्स। देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, जीरो भी आइडेम्पोटेंट, वन भी आइडेम्पोटेंट, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर कितना, तीन तिया नौ, छह से भाग दिया तीन ही आ गया, तीन भी आइडेम्पोटेंट। चार का स्क्वायर, चार चौक 16, छह से भाग दिया कितना आ गया, चार चौक 16, छह से भाग दिया कितना आ गया, चार, और पांच पचे 25, छह से, तो इसमें कौन है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट? इसमें है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जीरो, एक, तीन और चार, इनका स्क्वायर करते ही ये आ रहा। अब छह को हम कैसे लिख सकते हैं? दो गुना तीन, इसके कितने प्राइम डिवीजर? एक दो एक तीन, दो प्राइम डिवीजर हुए, तो इसमें टू की पावर टू, चार एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होंगे। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि जेड एट में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, इसे कैसे लिखेंगे हम? दो गुना दो, पर प्राइम डिवीजर तो एक ही है, दो ही, कोई और तो मिला ही नहीं, तो कितने होंगे? दो की घात एक, केवल दो ही एलिमेंट इसमें आइडेम्पोटेंट हो, कि जेड एट में बना के देख सकते हो। चलो देखो ये नेट में भी पूछा जा लिया, जेड पी की पावर एन, जैसे मतलब जेड एट, जेड 25, यही तो है पी की पावर एन टाइप। जेड 27, इन जेड एट के कितने, एट के कितने प्राइम डिवीजर? एक टू, 25 के कितने? केवल पांच, 27 के कितने? केवल एक, तीन, तो कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे? प्राइम डिवीजर तो एक ही है, दो की घात एक, सब में दो होंगे। तो फिर एक बार कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट रिवाइज कर लेते हैं। वो कह रहा कि दी ऑर्डर ऑफ फील्ड, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, दी ऑर्डर ऑफ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म पी की पावर एन। वो कह रहा कि किसी भी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर क्या होगा? प्राइम की पावर ही होगा। मतलब किसी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर 25 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राइम की पावर नहीं है 18, है नहीं। 27 हो सकता है, 36 हो सकता है ना, 36 तो 6 का स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर का है। 49 हो सकता है, हाँ 7 का स्क्वायर। 121 हो सकता है, हाँ 11 का स्क्वायर। 65 हो सकता है ना, 65 तो 13 गुना 5 है, प्राइम का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो क्या पी की पावर एन ऑर्डर का ही फील्ड होगा या इंटीग्रल डोमेन?
चलो ये क्वेश्चन देखो, गेट में भी पूछा जा लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन। 25 भी हो सके, 27 भी हो सके, 36 नहीं हो सकता, 64 भी हो सके। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबरिंग की। सबरिंग क्या होती है, वही पुरानी डेफिनेशन। ए नॉन एम्प्टी सबसेट of S is called subring of S, subring of R if at S itself is a ring। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सबरिंग कब कहेंगे, जब वो अपने आप में रिंग हो। चेक कैसे करते हैं, हमने ले ली R कोई रिंग है, S क्या है, उसका कोई सबसेट है। हमने क्या मान लिया, दो एलिमेंट है ए बी एस के। तो ये सबरिंग कब होगा, जब ए माइनस बी भी एस में हो और ए डॉट बी भी क्या हो, एस में हो। चलो तो ये है सब रिंग टेस्ट। अब आते हैं सब फील्ड। देखो वही है, ए सबसेट ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड सब फील्ड इफ एफ इटसेल्फ इज ए फील्ड। इसे हम चेक कैसे करते हैं, हमने मान लिया आर कोई रिंग है, और क्या मान लिया हमने, आर कोई रिंग है और क्या है, एफ उसका कोई सबसेट है। तो ये मतलब आर कोई फील्ड है और एफ उसका क्या है, कोई सबसेट है। तो एफ को हम सब फील्ड कब कहेंगे, अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट ले और हमें क्या मिल जाए, ए माइनस बी भी एफ में मिल जा और ए डॉट बी इनवर्स भी हमें कहा मिल जा, एफ में मिल जा, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, फील्ड है। ये चेक करने का तरीका होता है फील्ड को। देखो ये तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा लिया। अगर एफ क्या है, कोई फील्ड है और ऑर्डर ऑफ एफ कितना है, पी की पावर एन है, देन इट हैज सब फील्ड ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम। देखो मान लिया, मैं इसे समझाता हूँ, कोई फील्ड ले लिया मैं, इसका मैं ऑर्डर ले लिया कितना, 32 ले लिया है नहीं, ऑर्डर ऑफ एफ बराबर 32, 2 की घात 5। तो इसके सब फील्ड का ऑर्डर कौन होगा, देखो 5 को कौन कौन डिवाइड करता है, इसके सब फील्ड का ऑर्डर होगा 2 की घात 1 और 2 की घात 5, है नहीं। मतलब 32 ऑर्डर के फील्ड के सब फील्ड का ऑर्डर जो 5 को डिवाइड करेगा वे लेंगे यहाँ पावर, है नहीं। जैसे मैं क्या ले लिया, 64 ले लिया। अगर मैं फील्ड का ऑर्डर कितना ले लूं, 64 ले लूं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात फिर 6। तो इसके सब फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, या फिर खुद यही होगा 62, वो 64। ठीक है। जैसे हम फील्ड का ऑर्डर क्या ले लिया, 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो इसके सब फील्ड का ऑर्डर कितना होगा, 4 को देखो कौन कौन डिवाइड करता है, वे 2 की पावर बनाते चले जाओ, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और बस खुद 2 की घात 4। 2 की घात 3 तो डिवाइड ही नहीं करता, 3 4 को, तो हम फील्ड का ऑर्डर 8 नहीं कह सकते। यही होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा लिया ऐसे तो 4 5 बार क्वेश्चन पूछे जा लिए। देखो ये क्वेश्चन है 3 की घात 15, फील्ड का ऑर्डर पूछ रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है। 15 के डिविजर कौन, 3 की घात 1, 3 की घात 3, 3 की घात 5, ये डिविजर लेने ऊपर, और 3 की घात कितना, 15। वो इनमें से पूछ रहा कि कौन है फील्ड का ऑर्डर। देखो 3 की घात 3 है बस, और कोई नहीं इनमें से, क्योंकि 15 के डिविजन 3 5 और 1 ही तो है। चलो 3 की घात 10 भी नेट में पूछा जा लिया कि इस अगर फील्ड का ऑर्डर 3 की घात 10 है, तो इसके सब फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, 3 की घात 1 हो सकता है, 3 की घात 2 हो सकता है, 3 की घात 5 हो सकता है, और खुद यही होगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आइडियल। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ग्रुप में से ही क्या है यहाँ, आइडियल। ए सब रिंग आई, किसी भी सब रिंग को हम आइडियल कब कहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो क्या हो, ए माइनस बी, अगर ए बी आई के एलिमेंट है तो ए माइनस बी भी आई में होना ही होना चाहिए। दूसरा, अगर हम उसमें रिंग के किसी भी एलिमेंट की गुणा करें तो वो भी आई में होना चाहिए। अगर राइट में लेंगे, लेफ्ट में लेंगे रिंग का एलिमेंट तो लेफ्ट आइडियल, राइट में लेंगे तो राइट आइडियल। देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे जेड है, हमने इसकी सब रिंग ले ली 2Z। क्या ये आइडियल है? देखना भाई, 4 में से 6 घटा के देखियो, इसी में ही है कि हाँ -2 इसी में ही तो है। 6 में से 4 घटा के देखो, 2 इसी में ही है। मतलब अगर दो एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी यही है। इसमें रिंग के किसी एलिमेंट से गुणा करके देखना, 7 4 में गुणा करियो, 7 की 28 इसी में आएगा आगे चल के, है नी। 3 2 में 3 की गुणा करियो, 6 रिंग के किसी भी एलिमेंट की गुणा कर लो इसके एलिमेंट में, इसी में ही मिलेगा। तो ये तो आइडियल है। क्या 3Z भी आइडियल है? हाँ। दो एलिमेंट का डिफरेंस भी तो 4 नहीं आएगा 3Z में, 3 6 9 ऐसा आएगा, ठीक है। दो एलिमेंट का डिफरेंस देख लो, इसी के अंदर है। रिंग के किसी एलिमेंट की गुणा करना तुम ना 3 में, 3 दूनी 6 इसी के अंदर है, सब यही तो है। 4Z भी आइडियल है। तो हम क्या देख पा रहे, जेड के आइडियल क्या है? NZ टाइप है। मतलब NZ ऐसे है। तुम n की वैल्यू कुछ भी लो, 2 लोगे तो 2Z, 3 लोगे 3Z, 4 लोगे 4Z। तो क्या जेड के आइडियल क्या है? NZ टाइप है। और जो आइडियल होता है वो सब रिंग होता है। आइडियल सब रिंग होता है, पर उल्टा ट्रू नहीं होता कि प्रत्येक सब रिंग आइडियल बन जा, पर प्रत्येक आइडियल क्या होता है? सब रिंग होता है। देखो, ये एग्जांपल ले लिया हमने, Z 12, इसमें कौन होंगे? 0 से लेकर 11 तक के एलिमेंट होंगे, ये ऑपरेशन होंगे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, एडिशन मॉडुलो 12। तो इसके हम आइडियल चेक करते हैं। हमने पहले सारे 2 के मल्टीपल ले लिए, 3 के मल्टीपल ले लिए, 4 के, 5 के। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये आइडियल है। देखो, तुम घटाना भाई, 6 में से 8 घटाओ, -2। -2 का मतलब कितना होता है Z 12 में? 10। ठीक, -2 का मतलब होता है 10। वो तो इसी के अंदर है। 4 में से 8 घटाना, -4। -4 का मतलब कितना होता है Z 12 में? 8। वो इसी के अंदर है। हर दो एलिमेंट का डिफरेंस यही है। रिंग के एलिमेंट की गुणा करके देखना, 5 की गुणा करना 8 में, 8 पंजे 40, 40 को 12 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 4 इसी के अंदर है। तो ये तो आइडियल बन रहा। इसी तरह ये भी आइडियल बन रहा। इसी तरह ये भी आइडियल बन रहा। ये भी आइडियल है क्या भाई? 5 -10 करके देखना, -5, -5 में से कितना घटा हुआ? 12 का मल्टीपल आ जा 7। तो -5 का मतलब है 7। देखिए, 7 तो इसमें है नहीं, 7 तो बिलोंग नहीं करता इसमें। तो क्या हो गया? ये तो इसमें बिलोंग नहीं करता 5 के मल्टीपल में, तो ये आइडियल नहीं है। कौन कौन आइडियल मिला? 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, है नहीं। तो Zn में किस किस के मल्टीपल आइडियल मिलेंगे? Zn में आइडियल मिलेंगे D के मल्टीपल, इफ शरत यह होनी चाहिए कि D डिवाइड करेगा N को। देख लो, 5 डिवाइड ही नहीं कर रहा था 12 को। अगर मैं पूछ लूं कि Z 6 में किस किस के मल्टीपल मिलेंगे? 2 के मल्टीपल मिलेंगे, 3 के मल्टीपल आइडियल मिलेंगे, ठीक है। 4 के मल्टीपल आइडियल नहीं मिलने के। आ गए इतना समझ में? देखो, टाइप्स ऑफ आइडियल भाई, ये मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। आज तुम इतना कर लो। 3 टाइप के आइडियल लेते हैं हम, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज बहुत कम बच्चे जुड़े, इसलिए मैं कम पढ़ा रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो भाई, ओके, आज का काम पूरा कर